अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। और आज हम बात करेंगे फैमिली रीयूनियन वीज़ा फॉर जर्मनी, हाउ टू अप्लाई और उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। बहुत सी ऐसी फ्रेंड्स जो कि मुझे फॉलो करती है उनने कमेंट्स के थ्रू और मैसेजेस के थ्रू पूछा है फैमिली रीयूनियन वीज़ा के बारे में क्वेश्चंस काफ़ी। तो मैंने कहा चलो एक डिटेल वीडियो बनाती हूँ जिनमें मैं कोशिश करूँगी कि जितने भी क्वेश्चंस हैं और जितनी भी चीज़ें हैं मैं उनको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ, ताकि जो नए पाकिस्तान से जर्मनी आने वाले लोग हैं उनके लिए आसानी हो जाए फैमिली रीयूनियन वीज़ा के बारे में। तो ये व्लॉग सिर्फ और सिर्फ फैमिली रीयूनियन वीज़ा फॉर जर्मनी उसको कवर करेगा इंशाल्लाह। इसके बाद हम कोई और जितने भी टॉपिक्स हैं उस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले जब भी आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट की ज़रूरत होती है। तो हाउ टू गेट एन अपॉइंटमेंट फॉर वीज़ा, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट को बुक कर सकते हैं जर्मन एम्बेसी के वेबसाइट पर जाके। क्योंकि मैं पेशावर से हूँ तो मेरी जो रिस्पॉन्सिबल एम्बेसी थी वो इस्लामाबाद थी। तो अब ये डिपेंड करता है, जैसे दो एम्बेसीज़ है कराची और इस्लामाबाद। तो अगर आपकी रिस्पॉन्सिबल एम्बेसी कराची है तो आप कराची कर सकते हैं। अगर कहीं और किसी इलाके से हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबल एम्बेसी इस्लामाबाद होगी। लेकिन ये अपने माइंड में रखें कि इस्लामाबाद एम्बेसी पर बहुत ज़्यादा बर्डन है, इसलिए अपॉइंटमेंट में काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन अगर आप कराची एम्बेसी से अप्लाई करते हैं तो वो इस्लामाबाद एम्बेसी से काफ़ी उस पर ज़्यादा बर्डन नहीं है और आप वहाँ पर बहुत ईजीली अपनी अपॉइंटमेंट जो है तो वो बुक कर सकते हैं। तो मैंने तो इवन ये भी सुना है कि कराची में अब मुझे नहीं पता, लेकिन ये था कि पहले आप वॉक इन अपॉइंटमेंट भी ले सकते थे। जैसे आप सिंपली जाते थे और मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पर होता था कि जो पहले आया उसको अपॉइंटमेंट मिल जाती थी। तो अपॉइंटमेंट के लिए किसी भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती। आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए पहले आप अपना अपॉइंटमेंट ले लें। अपॉइंटमेंट के बाद जो है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। और अपॉइंटमेंट के बाद अभी हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स विच विल यू बी नीडेड। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है मैरिज सर्टिफिकेट फ्रॉम नादरा। वो जो है तो आपको नादरा से आपका मैरिज सर्टिफिकेट मिलता है। और दूसरा जो है उसके साथ ही ओरिजिनल निकाहनामा इन उर्दू, और उसको इंग्लिश या फिर जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है। उसका वो कॉपी ज़रूर लगानी है अपने ओरिजिनल निकाहनामे के साथ। ये सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। नंबर 2 की बात करते हैं वो है जर्मन सर्टिफिकेट, A1 जर्मन सर्टिफिकेट। कि आपने A1 बेसिक जो जर्मन है आपको आनी चाहिए। उसके लिए बाकायदा आपने कोर्स किया हो और उसका एग्ज़ाम पास करके आपके पास उसका वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। और नंबर 3 पर है चेकलिस्ट, जो कि जर्मन एम्बेसी की वेबसाइट पर आपको मिल जाती है। तकरीबन 8 से 10 सर्टिफिकेट है। एक बाकायदा फार्मूला है, प्रोफार्मा है, उसको आपको फिल करना है। तो वो आप जो है तो अपने एम्बेसी के वेबसाइट से जाके उसको डाउनलोड करेंगे और उसको फिलअप करेंगे। नंबर 4 पर आता है पासपोर्ट। आपका पासपोर्ट जो है तो वो भी चाहिए ओरिजिनल में, जो कि आप वहाँ अपने एम्बेसी में अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट करेंगे ओरिजिनल। और उसमें काफ़ी टाइम होना चाहिए, नहीं कि वो 3 महीने या 6 महीने या 4 महीने में एक्सपायर हो जाए। तो मेक श्योर कि आपके पास जो है तो उसमें काफ़ी टाइम हो, क्योंकि इस वीज़ा के प्रोसेस में कभी कभार बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। तो ये ना हो कि बाद में ये प्रॉब्लम हो कि आपका जो पासपोर्ट है वही एक्सपायर हो गया हो। तो उसके लिए आपको पासपोर्ट चाहिए। नंबर 5 पर है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ आपको चाहिए, पिक्चर्स चाहिए, जो कि आप सर्टिफिकेट के साथ ही लगाएंगे, जो कि प्रोफार्माज है उसमें बाकायदा लिखा हुआ है और आप उसको जो है तो उसके साथ ही पेस्ट करेंगे। नंबर 6 पर आता है नादरा कंप्यूटराइज बर्थ सर्टिफिकेट। आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो चाहिए ओरिजिनल, और साथ में जो है तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है उनकी 3 कॉपीज़ आपने बनानी है। मैं एंड में दोबारा भी मेंशन करूँगी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैं बता रही हूँ वो आपको ओरिजिनल में ही चाहिए। तो नादरा का जो कंप्यूटराइज बर्थ सर्टिफिकेट है वो भी आपको चाहिए। नंबर 7 पर है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, FRC, जो कि अपने फैमिली के साथ होता है, अपने सिबलिंग्स माँ बाप के साथ। नादरा से ही वो डॉक्यूमेंट जो है आपको मिलता है और आप वो ऑनलाइन कर सकते हैं बहुत इजीली। उसका प्रोसीजर है, अगर आपको इसकी समझ नहीं आती तो मैं उसको भी डिटेल में फिर इंशाल्लाह आपको बता सकती हूँ। तो नंबर 7 जो है तो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ये आपको ज़रूर चाहिए। नंबर 8 पर है वीज़ा फ़ी, जो कि 75 यूरो होता है मेरे ख्याल से पाकिस्तान के। आई डोंट नो, वो तो करेंसी पर डिपेंड करता है अप एंड डाउन, लेकिन अबाउट 40,000 तक आपको चाहिए। लेकिन अगर आपके हस्बैंड जो है वो या तो जर्मन नेशनल हैं या फिर जो है तो वो यूरोपियन कंट्री के नेशनल हैं तो फिर आपको वीज़ा फ़ी की ज़रूरत नहीं होती।
नंबर 9 पर है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फ़ी, जो कि है 50,000, और ये चाहिए होते हैं जो आप डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करोगे तो उसकी वेरिफिकेशन होती है बाकायदा जर्मन एम्बेसी से। उसमें तकरीबन 4 महीने लग जाते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई होने में। तो ये 50,000 आपको चाहिए होते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फ़ी। ये आप अपने पास ज़रूर रखें जब आप जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए। और अभी आते हैं क्वेश्चंस जो कि मुझसे पूछे गए थे जर्मन एम्बेसी में जब मैंने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे। उसके बाद एक इंटरव्यू हुआ था, वहीं आपसे डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उनको मेरे ख्याल से उन लोगों से ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं जिन पे उनको कोई डाउट है, हो सकता है कि ये जो है तो एक जेन्युइन केस ना हो। मुझसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे, मेरा नाम, मेरा डेट ऑफ बर्थ, मेरा प्रोफेशन, मैं कहाँ पर जॉब करती हूँ, वेयर डू आई लिव, और मेरे हस्बैंड जो है तो वो जर्मनी में कहाँ रह रहे हैं, हम कैसे मिलें, और हमारी कब बात होती है, और मतलब वो सारा उसके घर वालों के बारे में भी मुझसे पूछा गया था कि उसके कितने बहन भाई हैं। वो बार बार आपसे ये क्वेश्चन इसलिए करते हैं कि अगर कोई जेन्युइन केस नहीं है तो डेफिनेटली, अगर आप बहुत रट्टा लगा के कोई जेन्युइन केस नहीं है वो जाता है तो उनसे गलतियां हो जाती है। तो वो इसलिए इन्हीं क्वेश्चन को बार बार जो है तो रिपीट करते हैं, बार बार आपसे पूछते हैं, और ये भी पूछते हैं कि आपके हस्बैंड कब आए थे, आपकी शादी कब हुई, क्या आप शादी से पहले मिले थे कि नहीं मिले थे, कांटेक्ट कैसे बना। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है तो वो जर्मन एम्बेसी में पूछे जाते हैं। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, बिल्कुल रिलैक्स होके सारे क्वेश्चंस का जवाब देना है, क्योंकि कभी कभार डेफिनेटली ये एक प्रेशर होता है आप जब जाते हैं एम्बेसी का। डेफिनेटली एक काफ़ी मुझ पर भी था जब मैं गई थी, बट वहाँ पर बैठ के आई ट्राई टू कंपोज माई सेल्फ, और कोशिश की कि अपने आप को थोड़ा सा मतलब रिलैक्स करूँ। तो अपने आप को कंपोज रखें, और जो भी क्वेश्चन करें आपसे बिल्कुल रिलैक्सली सिर्फ उसी का जवाब दें। कभी भी उस क्वेश्चन से ज़्यादा का जवाब ना दें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा बात करेंगे, ज़्यादा उस चीज़ को एलेबोरेट करेंगे तो उससे फिर बातें निकलती है। तो ट्राई टू बी स्पेसिफिक, जो पूछें बस सिंपली उसका जवाब 1 2 3 एक सेंटेंस में अगर ख़त्म होता है तो उसी में दे दे तो वो बेस्ट होता है। ये मेरी छोटी सी टिप थी, क्योंकि ये चीज़ों से मैं गुजर चुकी हूँ। तो वो लोग जो कि अभी से गुजरने वाले हैं तो मतलब आई प्रे कि उनके लिए आसानी हो। आई नो कितना मुश्किल होता है ये वाला टाइम, तो सबके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। फैमिली रीयूनियन वीज़ा फॉर जर्मनी के लिए जब भी आप अप्लाई करते हो तो जर्मनी अथॉरिटीज़ हमेशा जो आपका लिविंग स्पेस है आपके हस्बैंड का, तो वो ज़रूर देखते हैं कि वो सफिशिएंट है कि वो अपने स्पाउस को अपने पास बुला सके। ये बहुत ज़रूरी होता है, और उसके बाद ही आपको वीज़े का अप्रूवल मिलता है। क्योंकि अगर आपके स्पाउस के पास इतना स्पेस ही नहीं है कि वो आपको रख सके तो ये एक रीज़न हो जाता है आपका वीज़ा रिजेक्ट होने के लिए। तो यहाँ पर तकरीबन 12 स्क्वायर मीटर पर पर्सन चाहिए, तो मतलब 2 बंदों को मिला के आप उसके मुताबिक 12 है तो ये 24 हो जाता है, मोर देन 24 होना चाहिए। तो ये मेक श्योर कि आपके जो हस्बैंड हैं उसके पास इतना स्पेस होना चाहिए, उसके बाद ही आप अप्लाई करें, या फिर वो अपने लिए पहले से कोई अच्छी सी जगह ढूंढ लें ताकि ये कोई ऑब्जेक्शन ना बने। तो अपॉइंटमेंट डेट, आप अपने अपॉइंटमेंट तकरीबन 1 घंटा पहले चले जाए तो वो बेस्ट होता है। वो इसलिए कि एक तो वहाँ पर रश होता है और आप डायरेक्टली एम्बेसी नहीं जा सकते, आपको जाके प्रॉपरली बसेस लेनी होती है जो कि एम्बेसी की ही होती है, तो उसमें भी टाइम लग जाता है। तो मेक श्योर के पहले से जाएं, और वहाँ पर जाके फिर आपके डॉक्यूमेंट्स जो है तो प्रॉपरली चेक होते हैं कि कहीं पर चीज़ें ऑर्डर पर है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर उसको ऑर्डर पर किया जाता है, 3 कॉपीज़ बनाई जाती है उसकी। और अगर कुछ की फोटोस्टेट कॉपी आपके पास नहीं है तो वहीं पर उसकी फोटोस्टेट कॉपी निकाल लेते हैं। लेकिन आपने माइंड में रखे कि वहाँ पर एक कॉपी, जिस टाइम मैंने अप्लाई किया था वहाँ पर एक पेज फोटोस्टेट कॉपी की मैं 50 प्लस मतलब 50 रुपीज़ जो था, तो हो सकता है अब इससे भी ज़्यादा हो गया हो। तो कोशिश करें कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली 3 नहीं बल्कि 4 कॉपियाँ लेके जाएं, ताकि वहाँ पर एक अगर आपने एक एक्स्ट्रा सेट बनाना है तो आपको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ सकता है। और इन सब के बाद आता है वेटिंग पीरियड, जो कि वाकई बड़ा मुश्किल वाला टाइम होता है। लेकिन जब आप अप्लाई करते हो तो आपके डॉक्यूमेंट्स जो है तो वो एम्बेसी जर्मनी को इलेक्ट्रॉनिकली पहले भेज देती है, और फिर उसके बाद डिप्लोमेटिक पोस्ट के थ्रू
भेजती है। उसके बाद जर्मन अथॉरिटीज़ जो होती है आपके डॉक्यूमेंट्स फॉरेन ऑफिस भेजती हैं उसी सिटी में जहाँ पर आपके हस्बैंड रह रहे होते हैं, और फिर वहाँ पर जो इंचार्ज पर्सन होता है आपके वीज़े का, वो आपके हस्बैंड को कांटेक्ट करते हैं और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं जो के रिक्वायर्ड होते हैं, जिसमें एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, रेंटल कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। जैसे मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ कि आप के हस्बैंड के पास इतना स्पेस होना चाहिए कि उनके पास एक एक्स्ट्रा बंदा रह सके, उसका जो पार्टनर है वो अच्छे से टाइम गुजार सके, तो वो उनको इसलिए भी चाहिए होता है। उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस उसके डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो खैर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके हस्बैंड से उनको चाहिए, वो बाय पोस्ट ही उनसे कांटेक्ट में रहते हैं और उनसे जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स है वो मांगते रहते हैं और वो उनको दे देते हैं। तो यहाँ पर बड़ा इजी होता है, कोई भी चीज़ जो है तो इजीली चली जाती है, कोई मसले की बात नहीं होती। दूसरा जो है वेटिंग पीरियड में ये होता है कि जर्मन एम्बेसी की तरफ से आपकी तरफ जो है तो कुछ लोग आते हैं वेरिफिकेशन के लिए। उसके लिए बस सिर्फ ये है कि अपने आप को अपने पास कुछ वीडियोस पिक्चर्स अपनी शादी की या फिर अगर कोई भी आपका फंक्शन हुआ है उनकी प्रॉपर वीडियोस पिक्चर्स अपने पास ज़रूर रखें, क्योंकि वो ये देखना चाहते हैं और ये वेरीफाई करना चाहते हैं कि हाँ आपकी शादी हो चुकी है और ये एक जेन्युइन केस है, क्योंकि शायद बहुत से केसेस ऐसे हैं जो कि फेक होते हैं, इसी वजह से ये वेरिफिकेशन होती है। तो मेक श्योर कि आपके पास इतना चीज़ें हो कि आप उनको सेटिस्फाई कर सके। बाकी जो है तो जो आपका इंटरव्यू एम्बेसी में हो चुका होता है उनके पास मोस्टली वही सारा डेटा होता है और उसी के मुताबिक वो आपसे वही क्वेश्चन बार बार पूछ रहे होते हैं जैसे वो एम्बेसी में पूछते हैं। तो मेक श्योर कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो कि आपने एम्बेसी में क्या बोला था, बस कंफ्यूज नहीं होना, बी रिलैक्स, वो भी हम लोग ही होते हैं, बस ये कि वो क्वेश्चंस करते हैं और इसका प्रेशर डेफिनेटली होता है, लेकिन अपने आप को पुरसकून रखना है और हो जाता है इंशाल्लाह। आई होप कि मेरी वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगी और इस वजह से मुझे ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखें और कमेंट्स के थ्रू ज़रूर मुझे बताइएगा। अगर आपकी कोई क्यूरीज़ है कुछ भी है तो मुझे बताइए, मैं कोशिश करूँगी कि आपको रिप्लाई कर सकूँ। और ये उन फ्रेंड्स के लिए है जो कि मुझसे फैमिली रियूनियन वीज़ा के बारे में क्वेश्चंस कर रहे थे, मेरे लिए मुश्किल हो रहा था कि कमेंट्स के थ्रू मैं डिटेल जो है तो बता सकूं, इसलिए मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना के मैं कर देती हूं। आई होप कि ये हेल्पफुल रहेगा। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है मैं उसका जो है तो आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, मैं वहाँ पर भी डाल दूँगी इंशाल्लाह। और मुझे मेरे घर वालों को, मेरे बच्चों को और मेरे हस्बैंड को अपने ख़ास दुआओं में याद रखें, जहाँ रहें खुश और आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।